नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा इस चैनल में जिसका नाम है मनी लेंस। मनी लेंस में हम बातें करेंगे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई खबरों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे शेयर बाजार में देखे होंगे कि एक बस इंडसइंड बैंक का ही चर्चा हो रही है। हर जगह, हर सोशल मीडिया, टीवी, इंडसइंड बैंक जो अपने हाई से काफ़ी नीचे गिरा हुआ। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडसइंड बैंक का ये जो फ्रॉड हुआ है वो कैसे हुआ है और उसका पूरा डिटेल जानेंगे कि आप आराम से समझ पाइएगा कि आखिर ये डिटेल हुआ। कोई नहीं बता रहा कि आखिर फ्रॉड, सब बोल रहा है फ्रॉड हुआ, लेकिन फ्रॉड के पीछे क्या सब हुआ, कैसे फ्रॉड हुआ, वो हम अब इस वीडियो में आसान लफ्ज़ों में आपको बताएंगे। दूसरी बात इस वीडियो में आप जानिएगा कि क्या हमारे बैंक के जो डिपॉजिटर हैं क्या वो सेफ हैं, उनको पैसा मिलेगा, क्या वो कल अगर बैंक जाएंगे तो उनको अपना जो खून पैसे की कमाई है वो उनको मिलेगा या नहीं, क्या हमारे शेयर होल्डर सेफ है, क्या वो अभी एवरेज कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया है, क्या ये इंडसइंड बैंक यस बैंक बनने के कगार पे है। ये सब चीज़ें आज आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडसइंड बैंक देखिए कि आप पिछले कितना अप्रैल मार्च से लगातार गिरते अभी पिछले साल मार्च से लगातार गिर रहा है और ये अपना हाई पॉइंट 1600 के आसपास से लगभग 60% गिर गया है और लगातार अकाउंटिंग फ्रॉड हो रहा है। और एक साल पिछले जो क्वार्टर में का रिजल्ट आया था उससे पहले ही इनका जो सीएफओ है वो रिजाइन कर दिया था। तो ये बहुत बड़ी घंटी थी उस समय कि जो सीएफओ होता है कि उसके किसी भी कंपनी के सीएफओ का मेन काम होता है उसका अकाउंटिंग और उसका फाइनेंशियल हेल्थ के सबसे ज़्यादा जानकारी सीएफओ के पास होता है। और थर्ड क्वार्टर में जो रिजल्ट आया उससे पहले ही उनका चले जाना, ये पहले ही एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग सिग्नल दिया था कि भाई आप इस बैंक से निकल जाएगा। दूसरी बड़ी बात है कि थोड़े दिन पहले ही इनके जो सीईओ हैं उनको 1 साल जो मांगे थे कि हमको 3 साल चाहिए, जो उनको आरबीआई की तरफ से 1 साल का ही एक्सटेंशन मिला है। तो ये सब जो है अंदर से चल रहा था लगातार। तो अब हम जानेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ कि ये आखिर हमारा इंडसइंड बैंक इस क्षेत्र ऐसी पोजीशन पे क्यों आया, ये जो अकाउंटिंग फ्रॉड है ये कैसे हुआ। देखिए, मान लीजिए कि इंडसइंड बैंक का जो ओवरसीज ब्रांच है वहाँ पे कोई एनआरआई यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन $1 मिलियन जमा करता है 5 साल के लिए। 5 साल के लिए वो फिक्स कर दिया। तो बैंक जो है, और उस समय मान लीजिए अभी का समय पे $87 एक डॉलर का वैल्यू 87 रुपया है। तो बैंक क्या किया है, उसको $1 मिलियन तुरंत मिला। $1 मिलियन को 8.7 करोड़ रुपया में कन्वर्ट कर लिया और उसको INR लेंडिंग इंडियन को लोन देने के लिए वो रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया। तो अब जो है $1 मिलियन जो था, तो अब 5 साल बाद उसको लौटाना है। तो उसको तो 1 मिलियन प्लस कुछ डॉलर और, क्योंकि एक इंटरेस्ट रेट के साथ लौटाएगा। अब उस समय मान लीजिए कि एक्सचेंज रेट $1 का वैल्यू अगर 100 हो जाता है तो बैंक को फ़ायदा है। अगर यही $1 का वैल्यू अगर 80 हो जाता है तो बैंक को नुकसान होता है। तो बैंक के पास ये जो करेंसी रिस्क हो गया कि एक्सचेंज करने में जो उनको घाटा लगा या नाफा लगा तो उसको करेंसी रिस्क बोलेंगे। करेंसी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करते हैं, बैंक के अंदर ही ALM डिस्क होता है यानी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट डेस्क। ये क्या करता है, वो $1 मिलियन रुपीज़ को सीधा क्या करता है, ट्रेडिंग डेस्क में डाल देता है कि $1 मिलियन जो है आप ट्रेड कीजिए, आप जो करना है उसको, लेकिन हमको 5 साल बाद आप
8.7 करोड़ रुपीज़ हमको लौटा दीजिएगा। तो ये जो एग्रीमेंट हो रहा है इसमें, तो ये तो हो जाता है फिक्स रेट पे कि आप हमको $1 मिलियन दिए, आप हमको, और उसको आपको लौटाना है 8.7 मिलियन रुपीज़। ठीक, यहाँ तक समझ गए। ये सब फिक्स रेट पे हो गया। अब जो है ट्रेडिंग डेस्क भी तो उसके पास भी तो रिस्क आ गया। उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए ये क्या करते हैं कि इंटरनेशनल बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं। और वो जो एग्रीमेंट होता है वो मार्क टू मार्केट होता है कि मतलब डेली चेंज होता है। देखिए, हेयर इज द प्रॉब्लम। इंटरनल ट्रेड बिटवीन ALM एंड ट्रेडिंग डेस्क आर बेस्ड ऑन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट 87, बट इंटरनल एक्सटर्नल हेज मतलब वो जो एग्रीमेंट करते हैं वैसे लोन ही बोलते हैं, लेकिन एक एग्रीमेंट समझिए, एक्सटर्नल एग्रीमेंट विथ इंटरनेशनल बैंक बेस्ड ऑन मार्केट रेट विच चेंज डेली। अब इतना तो समझ गए। अब देखिए 5 साल बाद मान लीजिए कि आपका एक्सचेंज रेट $1.80 का हो गया, तो क्या करेगा इंटरनल नेशनल बैंक जो है उसको $87 के बदले क्या देगा, ₹80 ही देगा, क्योंकि आपका जो एक्सचेंज रेट क्या हो गया है कि लो हो गया है। देखिए वहाँ पे वेन बैंक अनवाइंड, बैंक भी ट्रेड कर ही रहा है, तो 80 करोड़ के इंस्टीट्यूट क्या करेगा, वो 87 करोड़ के जगह पे वो क्या कर देगा, 80 करोड़ ही रुपये लौटाएगा, जिससे क्या हो जाएगा कि 70 लाख पर डिपॉजिट, यानी 1 मिलियन जो डिपॉजिट हुआ था उससे उसको 70 लाख का लॉस होगा एक डिपॉजिट पर। 1 मिलियन पे आपको 70 लाख का लॉस हुआ। तो ऐसा जो है हमारे पास, जो बैंक के पास हजारों में ऐसा डिपॉजिट है जो कि लॉस को बढ़ाते हुए 2100 करोड़ का लॉस कर दिया। और टैक्सेस लगा के ही बोल रहे हैं कि वो 1500 करोड़ के आसपास मेरा लॉस जा रहा है। अब ये देखिए कि ये जो फ्रॉड हुआ है 1500 करोड़ का, तो उसके बैंक के फाइनेंशियल पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, बैंक कन्फर्म ए 1500 करोड़ पोस्ट टैक्स लॉस विच विल रिपोर्टेड इन Q4। अब Q4 में आ जाइए, Q4 में इसको दिखाएगा। तो देखिए, तो इनका क्वार्टरली रिजल्ट ही देखिए 1200 का रेवेन्यू दिखाता है। अब 1500 करोड़ का लॉस, यानी पूरा एक क्वार्टर को आप साफ कर देंगे, तो इससे आप सोच लीजिए कि इनका क्या होने वाला है। तो Q4 में दिखाएंगे, नोट रियली। देखिए, बैंक के पास डिपॉजिट क्या है, बैंक का बैलेंस शीट है 5.5 लाख करोड़ का बैलेंस शीट है, पूरा एक साल का, हम वो क्वार्टर बताए थे, एक साल का 5.5 लाख करोड़ का है, विच इज ओनली 2.3% ऑफ इट्स नेटवर्थ। 2.3 के आसपास आता है, तो वो बहुत कम है। बट क्वेश्चन इज अबाउट मैनेजिंग रिस्क। लेकिन ये इतना है, फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है 1500 करोड़ से, अगर सही से जांच करेगा तो। RBI ने पहले ही बोला था कि आप लोग जो है इंटरनल ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये इंडसइंड बैंक ने किया है। तो ये बस अकाउंटिंग फ्रॉड ही दिखा रहा है। तो अकाउंटिंग फ्रॉड अब आगे से ये करेंगे। एक जो होता है ना, क्या इसको क्या बोलते हैं, कि अपना जो वैल्यू होता है वो मार्केट में वो लॉस कर दिए हैं, कि जिसको आप जिस चीज़ से RBI आपको बोलते हैं कि नहीं करने के लिए, लेकिन आप अक्सर वो कर रहे हैं। तो एक आपका जो वैल्यू है मार्केट, और शेयर मार्केट वैल्यू पे चलता है। एक बार जो आप वैल्यू में डेंट लग गया तो मार्केट आपको कहीं का छोड़ेगा नहीं। तो अब सबसे बड़ी बात है, अब हम उस आंसर की तलाश में आ गए हैं कि जो हम वीडियो के पहले बोले थे, क्या डिपॉजिटर को वरी करना पड़ेगा, कि डिपॉजिटर क्या परेशान है। देखिए, बैंक के पास जो है 4 लाख करोड़ का डिपॉजिट है, उसमें से 3.6 लाख करोड़ का लोन है, ठीक, और
बैंक के पास 1.8 लाख लिक्विड एसेट है, मीन्स इजीली मीट द विड्रॉल। अगर अभी लगातार अगर विड्रॉल भी होता है तो अभी इसके पास 1.8 लाख करोड़ का लिक्विड एसेट है, पैसा है उसके पास। तो ये अपना अगर आप जाइएगा विड्रॉल करने के लिए तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, और फ्यूचर में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह 2.3% का ही नेटवर्थ है। तो अगले साल से अगर वो सब कुछ क्लीन करते हैं तो देख तब तक मार्केट अभी तो, अब सुनिए, अब यहाँ से शेयर होल्डर को क्या करना चाहिए। अब तो बहुत गिर गया है प्राइस टू बुक। किसी भी फाइनेंशियल, चाहे NBFC हो या बैंक हो, उसको प्राइस टू बुक से जज करते हैं। प्राइस टू बुक अगर 0.9 है, यहाँ पर देखिए प्राइस टू बुक ऑल टाइम लो होगा। तो अभी यहाँ पे बोलते हैं कि प्राइस टू बुक देखिए ऑल टाइम लो होगा। पिछले 10 साल में देखिए इतना नीचे नहीं गया था। 2020 का फॉल में गया था 0.7, तब से अभी जो है 0.8 पे आ गया। तो प्राइस टू बुक सबसे लोएस्ट है। अभी मार्केट और गिरेगा इसका, जब तक क्लैरिफिकेशन नहीं आता है उनके मैनेजमेंट से, तब तक ये मार्केट आज अगर खुलेगा मार्केट, कल खुलेगा तो देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है। तो स्टॉक जो है अभी बहुत चीप है। बुक प्राइस टू बुक बता ही दिए 0.9 के आसपास है, और पी भी इसका 7 का पी है। देखिए अब मार्केट परसेप्शन देखिए। इंडसइंड बैंक इज मेकिंग हेडलाइंस फॉर द रॉन्ग रीजन, CFO रिजाइन इन 2025 बताए दिए थे। CEO 1 ईयर एक्सटेंशन इंस्टीट्यूट ऑफ 3। तो अभी जो है देखने का समय, अभी कुछ भी खरीदने का समय नहीं है। शुड यू बाय इंडसइंड बैंक? द न्यू इन्वेस्टर वेट एंड वॉच, स्टिक विथ लार्ज बैंक HDFC, ICICI, SBI एंड कोटक फॉर नाउ, डोंट वरी टू कैच द बॉट। अगर आप जाइएगा कि छुरी के पीछे जाइएगा, ये तेज छुरी है जो लगातार नीचे गिर रहे हैं। अभी जो है नीचे जाने दीजिए, उसको कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करेगा। अभी 2 साल 3 साल, कुछ दिन पहले ही हमारे एक अच्छे इन्वेस्टर ने बताया था कि 5 साल तक अभी कोई मार्केट से रिटर्न नहीं बनेगा। तो आराम से कंसोलिडेट होने दीजिए कोई भी चीज़ को, और कंसोलिडेशन फेज में जाने दीजिए, उसके बाद सोचिएगा कुछ खरीदने का। अभी तो बिल्कुल भी, अभी बस देखिए कि मार्केट में क्या हो रहा है। तो ये तो थी हमारा इंडसइंड बैंक क्यों गिरा, उसके पीछे जो अकाउंटिंग फ्रॉड था उसका क्या कारण था, शेयर होल्डर पे इसका क्या इम्पैक्ट करता है, क्या डिपॉजिटर को वॉरी करना है कि नहीं करना है, ये सब चीज़ें आज हम अपनी इस वीडियो में देखें और जानें। तो हमारे इस चैनल को अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं लोग, देख तो बहुत रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब की। तब तक के लिए नमस्कार।